हाँ तो बच्चों, आज हम अगले टॉपिक को विद्युत धारा चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वह है अपवाह वेग या अपवहन वेग। क्या बेटा? अपवाह वेग या अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग या इसको अपवहन भी कह देते हैं। क्या बेटा? अपवाह या अपवहन वेग। एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अपवाह वेग के नाम से भी आ सकता है और अपवहन वेग के नाम से भी आ सकता है। क्या होता है? देखो, जैसे हम कोई चालक लेके चले, ये हमने कोई एक चालक तार लिया, तो इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। चालक क्या होता है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब चालक लेके चले तो इसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो बेटा ये क्या अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित रूप से मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं होती। कोई इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं रहेगी इन इलेक्ट्रॉनों की गति की। प्रारंभिक अवस्था, जब हम कोई एक चालक ले रहे हैं और चालक पर किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहे हैं, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स अनियमित रूप से गति करते हैं। उनकी कोई डायरेक्शन, उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। अब सेकंड पोजीशन में कह रहा हूं, अगर मैं इस चालक को एक प्रॉपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूं चालक पर, यानी कि यहां हम एक बैटरी का संयोजन कर दें चालक तार के साथ। सपोज दैट मैं बैटरी को ऐसे जोड़ रहा हूं, ये मैं एक बैटरी को संयोजित कर रहा हूं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव के कारण ये कौन सा टर्मिनल बन जाता है? नेगेटिव। और ये कौन सा टर्मिनल बन जाता है? पॉजिटिव। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेशित होता है? ऋण आवेशित। और यहां ये जो सिरा बना हुआ है, ये जो भाग बना हुआ है, ये भी कौन से आवेशित सिरे से जुड़ा हुआ है? ऋण आवेशित सिरे से या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये भी ऋण आवेश हो गया। ऋण आवेश के कारण यहां पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ये इधर आएगा। ऐसे ही यहां पर कोई दूसरा होगा, वो इधर आएगा। और यहां पर जो कोई इलेक्ट्रॉन होगा, देखो यहां पर धनात्मक आवेशित चार्ज है क्योंकि धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आकर्षण लगेगा। आकर्षण के कारण ये इधर आएगा। तो जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं किसी भी चालक तार पर, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं किसी भी चालक तार पर, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाते हैं। क्या हो जाता है? जब किसी चालक तार पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति प्रारंभ कर देते हैं। अब इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत, जो ये निश्चित दिशा में गति करने लगे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का क्या ले लें? औसत। वो औसत वेग जो होता है, उस औसत वेग को ही कौन सा वेग कह देते हैं? अपवाह वेग या अपवहन वेग कह देते हैं। तो अब कैसे लिखना चाहिए भाई परिभाषा को? मैं यहां बैटरी से संयोजित कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने चालक तार पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है। तो यूं लिख सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। किसमें बेटा? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं इनके वेग का क्या ले लिया जाए? औसत। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत अपवाह वेग या अपवहन वेग कहलाता है। वापस से, क्यों? क्योंकि हमने जो चालक तार से बैटरी से संयोजित कर दिया, इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित कर चुके हैं, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, इन सब का हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालें, औसत वेग निकालें। उस औसत वेग को कौन सा वेग कह देते हैं? अपवाह वेग। तो यह है अपवाह वेग। अपवाह वेग को सामान्यतः डिनोट जो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बीडी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? बीडी से। बेटा अब चूंकि वेग है तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो अपवाह वेग का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके डेरिवेशन के द्वारा मान को निकालेंगे कि किस प्रकार से अपवाह वेग का मान प्राप्त होता है, या कैसे अपवाह वेग का सूत्र प्राप्त होता है।
तो वो हम यहां अब करने वाले हैं। तो अफवाह वेग समझ में आ गया होगा। अफवाह वेग क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत कौन सा वेग कहलाता है बेटा? अफवाह वेग या अपवहन वेग। पेपर में अफवाह वेग के नाम से या अपवहन वेग के नाम से दोनों ही आ सकते हैं। अफवाह वेग या अपवहन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? वीडी से प्रदर्शित करते। और मात्रा पूछी जाए तो वेग है, वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो अफवाह वेग या अपवहन वेग का फॉर्मूलेशन कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा, तो यहां देखेंगे आप। देखो बेटा, मैंने अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि हमने कोई चालक लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कोई भी एक चालक। चालक लिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र यहां पर उपस्थित नहीं है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। कैसे गति करते हैं बेटा? अनियमित रूप से। जैसे एक एग्जांपल लेके चलूं, हम क्लास में बैठे रहते हैं, प्रत्येक बच्चे को एक इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए, और क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में टीचर नहीं आया। जब टीचर क्लास में नहीं है तो प्रत्येक बच्चे का ध्यान बोर्ड की तरफ तो नहीं रहेगा। कोई बच्चा आगे देखेगा, कोई बगल वाले की तरफ देखेगा, कोई तीसरे बच्चे की तरफ देखेगा। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या? जब तक वहां पर कोई एक बल आरोपित नहीं, एक क्षेत्र आरोपित नहीं है, तब तक प्रत्येक बच्चा अनियमित रूप से व्यवस्थित रहेगा। और जैसे ही क्लास में टीचर एंटर हो जाता है, प्रत्येक बच्चे का ध्यान कहां हो जाता है? बोर्ड की तरफ एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाता है, एक निश्चित दिशा में उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से या अफवाह वेग लेंगे, बच्चे को इलेक्ट्रॉन मान लें, तो जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करेगा। और जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा कैसी हो जाएगी? निश्चित दिशा में आ जाएगी। और निश्चित दिशा में आ जाएगी तब उसे हम अफवाह वेग कहते हैं। ठीक बेटा, अब इसका डेरिवेशन निकालेंगे। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं चालक तार में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये जो चालक तार है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिनके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी प्रारंभ में जो वेग हैं क्रमशः है क्या क्या है? u1, u2, u3, ऐसे ही कितने हैं? un। यानी कि हमने क्या लिया? एक चालक लिया, और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करेंगे, तो उनके वेगों को क्रम से क्या मान लिया? u1, u2, u3 डॉट 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 un, ऐसे वेग मान लिए। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, कैसे गति कर रहे हैं? अनियमित रूप से, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़ के बाहर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स के वेग का औसत क्या हो जाएगा? 0। सभी इलेक्ट्रॉन्स के वेग का औसत क्या हो जाएगा? 0। अर्थात अपने पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटे में क्या कर देंगे? n, क्योंकि औसत निकालने का तरीका क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इस पूरे औसत का मान क्या हो जाएगा? 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। ठीक है। अब जैसे ही इस चालक पर क्या लगाया जाएगा? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाएंगे। सपोज दैट इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। कहां गति प्रारंभ कर देंगे? माइनस से प्लस की ओर। तो एक निश्चित दिशा में गति प्रारंभ कर दी। विद्युत क्षेत्र आरोपित हो चुका है आवेश पर। तो आवेश पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है? एक बल लगता है। आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगता है? एक बल लगता है। तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, तो आरोपित बल का मान F बराबर क्या होता है? वैसे अपन पढ़ के आए QE। F बराबर क्या होता है? QE। चूंकि यहां हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? -e, और क्या हो गया ये? E। ठीक है। यानी कि चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने से उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है। चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने से उसके इलेक्ट्रॉन्स पर क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है। तब आरोपित बल का मान F बराबर QE होता है। और मैं Q क्या होता है? आवेश। और यहां इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? माइनस का E। और गति का द्वितीय नियम देखें। गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है बेटा? ma। गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? ma, जो हम पढ़ के आ चुके हैं कक्षा 11वीं में।
संवेग में परिवर्तन की दर का मान आरोपित बल के समानुपाती होता है। वहां से निकल के आता है बराबर ma। अब देखो बेटा, ये जो बल है ये तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण लग रहा है, और ये जो बल है ये किसके कारण लग रहा है? गति के द्वितीय नियम के कारण। दोनों के दोनों बल किसके ऊपर लग रहे हैं? गतिशील इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो दोनों बल जब एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहे हैं तो दोनों बल क्या होंगे? एक समान होंगे। तब अपने पास एम ए का मान क्या हो जाएगा? माइनस ई के बराबर। यहां से ए का मान निकालू तो ए का मान क्या आ गया? माइनस ई, और बटे में क्या आ जाएगा? एम। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको? 2। यानी कि हमने क्या किया? सबसे पहले अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत निकाल लिया। जैसे विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स पर एक बल कार्य करता है। आरोपित बल का मान लिखा और गति के द्वितीय नियम के अनुसार ले लिया। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और आएगा इसमें से। क्या आएगा? जब हम चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति प्रारंभ कर देते हैं। अब ये निश्चित दिशा में जब गति प्रारंभ करेंगे, जब निश्चित दिशा में गति प्रारंभ करेंगे या गति करेंगे तो एक दूसरे से टकराते हुए गति करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे से टकराते हुए गति करते हैं, एक दूसरे पर टक्कर मारते हैं। और जब टक्कर मारेंगे एक दूसरे पर तो इनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच में, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ने पहली टक्कर यहां मारी और दूसरी टक्कर यहां मारी, तो ये दो क्रमागत टक्कर हो गई, पहली और दूसरी के मध्य में। नहीं, मैं तो जो कहना चाह रहा हूं 7वीं और 8वीं मध्य में। 7वीं टक्कर यहां मारी, 8वीं टक्कर यहां मारी, तो 7वीं और 8वीं टक्कर के मध्य में। दो क्रमागत टक्करों के मध्य का जो समय होता है उस समय को विश्रांति काल कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? विश्रांति काल। ठीक है, तो विश्रांति काल क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या आवेश के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल। क्या कहलाता है बेटा? विश्रांति काल कहलाता है। अभी विश्रांति काल हो गया। अब विश्रांति काल मैं मान के चल रहा हूं जो ये इलेक्ट्रॉन लेके चला, कितने इलेक्ट्रॉन लेके चला था? n। कितने इलेक्ट्रॉन लेके चला था? n। तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए विश्रांति काल जो क्रम से होते हैं वो है टॉय 1। विश्रांति काल को टॉय से प्रदर्शित कर देते हैं। टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3 डॉट 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 टॉय n। टॉय 1, टॉय 3, टॉय 10, टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3 डॉट 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 टॉय n। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों के विश्रांति काल जो क्रम से हम 1, 2, 3, 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, n इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग विश्रांति काल हो गए। तो अब मैं क्या कह के चल रहा हूं कि अपने पास क्या आ गया? त्वरण का मान आ गया, समय का मान आ गया, प्रारंभिक वेग का मान आ गया। यानी कि u का मान हो गया, a का मान हो गया, t का मान हो गया। मुझे क्या निकालना है? अंतिम वेग, और अंतिम वेग क्या होता है? b। तो इन चारों में देखो कौन सा संबंध होता है? u, a, t और b में। तो एक संबंध हम पढ़ के आए, एक समीकरण पढ़ के आए, गति का प्रथम समीकरण। क्या पढ़ के आए बेटा? गति का प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण से, किससे बेटा? गति के प्रथम समीकरण से प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए B1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? U1 प्लस ए टॉय 1। B1 बराबर क्या हो जाएगा? U1 प्लस ए टॉय 1। इक्वेशन नंबर रहने तो चलें। द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे ही, प्रथम के लिए ऐसे ही, किसके लिए बेटा? द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए B2 बराबर क्या हो जाएगा? U2 प्लस ए टॉय 2। ऐसे तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए, तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास? B3 बराबर U3 प्लस ए टॉय 3। ऐसे ही अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में लिख देता हूं nवे इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बेटा? हो nवे इलेक्ट्रॉन के लिए। nवे इलेक्ट्रॉन के लिए Bn बराबर क्या हो जाएगा? Un प्लस ए टॉय n। Bn बराबर क्या हो गया? Un प्लस ए टॉय n। तो इस प्रकार से
हमारे पास ये जो B1 B2 B3 Bn जो आ रहा है, ये कहां पर आ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ये कहां पर आ रहे हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। क्योंकि देखो बेटा, ए जो लगा है वो विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त हुआ है, और टॉय जो लग रहा है वो भी कहां आ रहा है? विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग वेग प्राप्त हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों के कैसे वेग प्राप्त हो चुके हैं बेटा? अलग अलग वेग प्राप्त हो चुके हैं। हमें करना क्या है? इन सभी वेगों का औसत। तो अपवह ऑब्लिक अपवहन वेग बराबर क्या हो गया? डेफिनेशन से लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स के वेग का औसत, के वेग का औसत किससे डिनोट करते हैं? बीडी से। बीडी से प्रदर्शित कर दिया। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग क्या आ रहे हैं? देखो बेटा, B1 B2 B3 डॉट 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 Bn। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो क्या हो गया अपने पास? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस Bn, और बटे में क्या आ जाएगा? n। ठीक है, अब क्या करना है? इनके सबके मान रख देते हैं। तो लिख देता हूं B1 B2 B3 डॉट 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 Bn के मान रखने पर, तो मान रखते देखो BD बराबर क्या आएगा? B1 का मान क्या है? U1 प्लस A1 प्लस U2 प्लस A2 प्लस U3 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस में क्या हो गया? UN प्लस A2n। अब देखो बेटा क्या है? U1 U2 U3 ये सब आ रहा है, और बटे में अपने n चले गए यहां पे। तो U1 U2 U3 इसको एक साथ लिख देते हैं, और A2 वाले को एक साथ लिख देते हैं। तो क्या हो गया? देखो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में क्या कर दिया? UN, एक तो पद ही हो गया, और प्लस में A2 वाले लिख देते हैं, A2 प्लस A2 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस में क्या आ गया? A2n, और बटे में क्या चल रहा है अपने पास? n। अब देखो, दो अलग अलग राशियों के साथ योगफल में कोई संख्या बटे में हो तो दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 3 प्लस 4 बटे 2, तो इसे क्या लिख सकता हूं? 3 बटे 2 और प्लस में 4 बटे 2। 3 प्लस 4 बटे 2 हो तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 बटे 2 प्लस 4 बटे 2। तो यानी यू वाले के साथ अलग हो गया और पीछे वाले के साथ अलग हो गया, A2 वाले के साथ। तो दोनों के साथ अलग अलग करके लिखते हैं इसे। तो अलग अलग करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा? देखो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, और बटे में क्या आ चुका है बेटा? n। एक पार्ट तो इसका ये बन गया। दूसरा पार्ट बनाए तो दूसरे पार्ट में प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में क्या हो गया? A2n, और बटे में क्या आ जाएगा? n। अब यहां ध्यान से देखें, ये जो मैं कह रहा हूं U1 U2 U3 प्लस में बटे में UN आ रहा है, ये क्या आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 से, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत। ये क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत। तो ये क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 से इसका मान रख दें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब अपने पास BD बराबर क्या हो गया? देखो, 0। इस पूरे पद का मान क्या हो चुका है? 0। प्लस इधर कुछ नजर आ रहा हो, ए, तो A कॉमन आ चुका है, तो इधर से क्या निकाल देते हैं? कॉमन A। और कोष्टक में क्या बच जाएगा अपने पास? क्या बचेगा बेटा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में क्या हो गया? Tn, और बटे में क्या हो जाएगा? n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी ये तो क्या हो गया? अनुपस्थिति में वेगों का औसत, ये क्या हो गया? उपस्थिति में वेगों का औसत, और ये ऊपर क्या है? विश्रांति काल। तो ये क्या हो गया? विश्रांति काल का औसत। तो इसे क्या कह देंगे? औसत विश्रांति काल। और औसत विश्रांति काल को लिख देते हैं कैपिटल टॉय या कैपिटल T। तो BD बराबर क्या हो गया? A टॉय। बेटा, अब A का जो मान है वो कहां से आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 से।
समीकरण 2 से तो BD बराबर क्या आ गया, देखो अपने पास ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ई बटे एम। तो माइनस ई बटे एम, ये तो ए की जगह पे हो गया, इनटू में क्या हो रहा है, टॉय। ये है क्या होता है, विश्राम वो अपवाह वेग का मान। ठीक है, ये तो मैंने किसके रूप में लिया, इलेक्ट्रॉन के रूप में, परिमाण के रूप में लूं, किसके रूप में ले बेटा, परिमाण के रूप में। तो केवल परिमाण के रूप में लिया जाए तो परिमाण के रूप में क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव चिन्ह जो ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है वो समाप्त कर देंगे, क्योंकि मापांक के अंदर और परिमाण में ऋणात्मक चिन्ह काम में नहीं लिया जाता है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ई टॉय और बटे में एम। ये किसके रूप में आ गया बेटा, परिमाण के रूप में। अब इसको थ्योरेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपवाह वेग की परिभाषा आपको समझ में आ गई। विद्युत क्षेत्र लगाना अनिवार्य है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत, अपवाह वेग निकालें तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत क्या कहलाएगा, अपवाह वेग। और किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, BD से। जब डेरिवेशन निकालेंगे तो माना किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, माना किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, n इलेक्ट्रॉन, जिनके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग क्रम से, जिनके विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग क्रम से क्या क्या है, u1 u2 u3 डॉट 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 un है। तब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी वेगों का औसत शून्य प्राप्त होता है। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहां के बाद यहां भाषा लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब चालक पर क्या आरोपित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है। तो आरोपित बल का मान F बराबर क्या होता है, QE। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन ले रहे और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस E, तो माइनस EE। गति का द्वितीय नियम देखा तो F बराबर m हो गया। तो देखो ये भी F का मान है, आरोपित बल का मान है, विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल का मान है गति के द्वितीय नियम से। लेकिन ये दोनों बल किस पर लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित कुल बल का मान क्या हो गया, m या बराबर हो जाएंगे दोनों, m बराबर माइनस E, तो A का मान आ गया। यहां के बाद थोड़ी सी भाषा लिखनी पड़ेगी। भाषा क्या है, भाषा ये रहेगी कि जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हुए गति करते हैं, तब दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय विश्रांति काल कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों के लिए आ रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए विश्रांति काल अलग आएगा, तो इनके लिए विश्रांति काल क्रम से टॉय1 टॉय2 टॉय3 डॉट 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 टॉय n है। यानी ये किसकी भांति कार्य करेगा, समय के भांति। A का मान अपन निकाल चुके हैं, टॉय n है, ठीक है। तो A का मान निकाल चुके हैं, समय का मान आ गया विश्रांति काल के रूप में, और प्रारंभिक वेग u का मान आ गया। किसका मान निकालना है, अंतिम वेग का। तो गति का कौन सा समीकरण लगता है, पहला समीकरण। तो क्या लिखना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन टकराते हुए गति करते हैं, इनकी दो क्रमागत टक्करों के मध्य के समय को विश्रांति काल कहते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉनों के लिए टॉय1 टॉय2 टॉय3 डॉट 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 टॉय n हो, तो गति के प्रथम समीकरण से प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा मान, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग आ चुका है। अब क्या करना है, अपवाह वेग निकालना है। अपवाह वेग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत होता है। तो इसका औसत अपन निकाला, तो औसत का मान आ गया सीधा सीधा सा। अब V1 V2 के मान रखे, U वाले पार्ट को अलग कर दिया और A टॉय वाले पार्ट को अलग कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 से ये जो पूरा वैल्यू हो रहा है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू हो रही है, वो तो क्या हो गया 0। इधर से कॉमन क्या आ गया, A कॉमन आ गया, A कॉमन निकालते बच गया। तो ये पूरा क्या हो जाता है, औसत विश्रांति काल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये औसत विश्रांति काल हो गया। तो इसे औसत विश्रांति काल टॉय लिख देते हैं, तो BD का मान आ गया ये, A टॉय। A का मान कहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लिख देते, तो ये मान आ गया। परिमाण के रूप में लिखेंगे तो यहां पर मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने हिसाब से। विश्रांति काल की परिभाषा लिखनी चाहें तो सीधी सी परिभाषा बनती है, ये भी कई बार आधे नंबर में पूछी जा सकती है। विश्रांति काल किसे कहते हैं, अपव्यय वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा करके। तो क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स धातु आयनों से टकराते हुए गति करते हैं या एक दूसरे से टक्कर करते हुए गति करते हैं, तब दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय
दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय विश्रांति काल कहलाता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से टॉपिक है, देख लें इसको।